क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज उपन्यास किसकी है? मन्नू भंडारी की है। ठीक है, आंसर होगा आपका डी, मन्नू भंडारी, जो मूल रूप से तो उत्तराखंड की है, लेकिन इनका जन्म कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश, मंदसौर में। ठीक है, याद रखना है 1931 में मंदसौर, जन्म याद रखना है मंदसौर, मंदसौर मध्य प्रदेश, एमपी में इनका जन्म हुआ था 1931। कई बार सीधा क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन बन जाता है कि मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था या कहां पर हुआ था, तो मंदसौर एमपी में हुआ था 1931 में। ठीक है, इनका जो मूल नाम है ये याद रखना है, इनका मूल नाम मिलता है महेंद्र कुमारी, महेंद्र कुमारी इनका मूल नाम हो जाएगा। ठीक है, इनको व्यास सम्मान भी मिला है, किस रचना के लिए और कब मिला था मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान? इनकी एक आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा का नाम है एक कहानी यह भी, आत्मकथा याद रखेंगे इनकी, एक कहानी यह भी। इसी के लिए इनको 2008 में व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है, व्यास सम्मान। आपको क्वेश्चन बनेगा कि व्यास सम्मान कब दिया गया था मन्नू भंडारी को, तो 2008 में दिया गया था। इनकी एक आत्मकथा थी एक कहानी यह भी के लिए 2008 में। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे आपको याद रखना है, वैसे मोटा मोटा आपको याद ही होगा, कई बार पूछा जाता है। इनकी एक कहानी, इनका उपन्यास है आपका बंटी, आपका बंटी, ये क्या है? उपन्यास है। ठीक है, महाभोज भी इनका उपन्यास ही आपको दिया है, याद रखना। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि महाभोज मन्नू भंडारी की किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। जब आप पढ़ ही रहे हैं तो ये भी याद रखना है साथ में, जब भी आप पढ़ते हो क्वेश्चन को तो ये जरूर अंडरलाइन किया करो कि इसके आगे पूरा लिखा क्या है। महाभोज एक उपन्यास है इनका, इसी तरह से आपका बंटी भी एक उपन्यास है इनका। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं हैं, त्रिशंकु, त्रिशंकु याद रखना है, त्रिशंकु है। त्रिशंकु, ठीक है, एक प्लेट सैलाब, सलाद मत लिखना है, एक प्लेट सैलाब। इसके अलावा इनकी और कहानी रचनाएं हैं, जैसे मैं हार गई, यही सच है, मैं हार गई, यही सच है, और बिना दीवारों का घर। ठीक है, बिना दीवारों का घर। ये सब किसका है? मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं। ठीक है, याद रखना है। और एक और जो थोड़ा सा यहाँ से भी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, एक इनकी कहानी संग्रह है जिसपे एक मूवी बनी है, रजनीगंधा मूवी। ठीक है, तो रजनीगंधा याद रखना है, इन पे एक मूवी बनी है रजनीगंधा, और रजनीगंधा का मुख्य पात्र याद रखना आपको। ठीक है, रजनीगंधा फिल्म बनी है इस पे, इसका मुख्य पात्र कौन था? सोमा बुआ, सोमा बुआ। इस जो कहानी थी इसका मुख्य पात्र कौन था? सोमा बुआ। ठीक है, और सोमा बुआ याद रखना है, ये रजनीगंधा एक मूवी इस पे बनी है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, पेपर में पूछा जा सकता है कि रजनीगंधा मूवी मूल रूप से किसका कविता संग्रह है, तो याद रखना है मन्नू भंडारी का, जिसका मुख्य पात्र कौन था? सोमा बुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। उपकृत, इसका सही आंसर होगा सी, जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उपकृत, आंसर सी। कुछ शब्द है आपके पास, जैसे यतीम, आप मुझे बताएंगे यतीम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? खेचर, गुड़ाकेश, श्लिष्ट, ये मौ है। ठीक है, यतीम, खेचर, गुड़ाकेश और श्लिष्ट, कुछ शब्द दिए मैंने आपको। ठीक है, मैंने उल्टा पूछा आपको कि इसका मतलब क्या होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, खेचर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका अर्थ क्या होगा? गुड़ाकेश किसके लिए बोला जाता है, और श्लिष्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो यतीम का मतलब होता है जिसका कोई सहारा ना हो या जिसका कोई नाथ ना हो, इसमें लिखेंगे जिसका कोई नाथ ना हो, यतीम, या जिसका कोई सहारा ना हो। ठीक है, ब्रैकेट में आप सहारा भी लिख सकते हो या यतीम याद रखेंगे। ठीक है, खेचर का मतलब क्या होता है? खेचर,
नभ में विचरण करने वाला, नभ में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द होता है खेचर, खेचर नभ में विचरण करने वाला, ठीक है। गुड़ाकेश नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, नींद पर विजय प्राप्त करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, गुड़ाकेश, नींद पर विजय प्राप्त करने वाले के लिए एक शब्द होगा गुड़ाकेश, ठीक है। और श्लिष्ट का मतलब क्या होता है, श्लेष अलंकार पढ़ा है, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार क्या मतलब होता है, एक ही शब्द पे बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं, या एक शब्द पे दो या दो से अधिक अर्थ चिपके होते हैं। तो श्लेष का मतलब होता है वह शब्द जिसके दो अर्थ हो, श्लिष्ट का मतलब होता है वह शब्द जिसके दो अर्थ हो। सीधा आ जाएगा क्वेश्चन आपके पास कि वह शब्द जिसके दो अर्थ हो के लिए एक शब्द क्या होगा, श्लिष्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, इसमें बी होगा, ठीक है। दही का क्या होता है, दधी, दही का जो होता है दधी होता है, बाकी सभी चाहिए क्षीर का खीर, दुग्ध का दूध, घृत का घी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए, ठीक है। तो दांत गड़ा दिए ये वाला जो आपको दिया गया है, वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा बी, दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया ना, भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए, यानी कि उसने क्या किया, उसके लिए लालच किया, दूसरी की वस्तु देखकर लालच जाना, ललचा जाना, आंसर होगा बी वाला, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, यह कथन क्या सही है, गलत है, या पहला अंश सही है या द्वितीय अंश सही है, यह सही है पूरी तरह से, आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको याद रखना है मुहावरा का जो प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंतर्गत होता है, मुहावरा अपने आप में एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसका प्रयोग हमेशा वाक्य में किया जाता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण अर्थ देती है, सीधा सीधा अर्थ होता है लोकोक्ति का। तो ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए वाला, कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ठीक है। तो दोनों कथन क्या है इसमें सही है, तो ऑप्शन ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, इसमें आंसर होगा बी वाला, तिरपतगा, क्योंकि तिरपतगा जो होता है वो गंगा का पर्यायवाची है, गंगा, ठीक है, गंगा का पर्यायवाची होगा तिरपतगा, विष्णुपदी, विष्णुपति, भगीरथी, जाह्नवी, ये सब किसके होते हैं, गंगा के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। बाकी निम्नगा, ठीक है, कुलंकसा और कुलवती, ये भी आपको याद रखना है नदी के। इसके अलावा सुरसरी, अपगा, ठीक है, तरंगिणी, तरंगिणी भी होता है, तरंगिणी, तरंगिणी भी किसका होता है, नदी का होता है, ठीक है। निर्झरणी, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, नदी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, उन्मिलन शब्द का विलोम है, उन्मिलन का शब्द, उन्मिलन का विलोम होता है निमिलन, उन्मिलन का निमिलन, ठीक है। जबकि उन्मूलन का क्या होता है, रोपण, उन्मूलन, अगर आपके पास उन्मूलन दिया होगा तो उन्मूलन, उन्मूलन का होता है रोपण, और उन्मिलन आया तो निमिलन, ठीक है, याद रखना है, दोनों को एक जगह पे याद रखना है, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कई बार। तो उन्मिलन का क्या होगा, निमिलन, याद रखना है, उन्मिलन का निमिलन, उन्मूलन का रोपण, तो आंसर होगा इसका डी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्प, मेघ, हिरण किस शब्द के अनेकार्थी है, सारंग के, कौन सा, ए वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, सारंग के पर्यायवाची है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, वखी पानी को धारू, वखी सातु को भारू, का अर्थ है सोने का सुहागा, ठीक है, सोने पर सुहागा, इसका मतलब होगा कि वखी मतलब वही पानी का धारा है, और वही सातु मतलब सातु जो होता है ना, एक प्रकार का अनाज, बहुत सारे अनाजों से मिलके उनको भून के फिर पिसा जाता है, सातु उसको बोला जाता है, ठीक है। तो सातु का भारा मतलब वहीं पे रखा हुआ है, वहीं पे धारा है, सातु जो होता है ना, जब सातु को खाते हैं तो मुंह में चिपकता है, ठीक है, तो इसलिए पानी भी वहीं पे मिल गया उसको और सातु भी वहीं पे मिल गया, इसका मतलब सोने में सुहागा हो गया उसके लिए, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है ऑप्शन ए वाला, ठीक है, गढ़वाली कहावत है,
क्वेश्चन नंबर 10 है, व्याप्त में संधि है, कौन सी संधि होगी? पहले जब भी आपको संधि दी होती है, पहले उसका आप संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है? तो इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो ये होगा वी धन आप्त। आपको पता है ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो या ई किस में परिवर्तित हो जाता है? या में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? तो वी धन आप्त हो जाएगा व्याप्त, यहां पर दिया है ना व्याप्त, ये हो जाएगा, ठीक है? अगर देखो ऊ के बाद अगर भिन्न स्वर आए या ऊ के बाद वो आए या कोई भी अन्य स्वर आए तो ऊ किस में परिवर्तित हो जाता है? ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो ऊ वा में परिवर्तित होता है, ठीक है? री के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो किस में परिवर्तित हो जाता है? अर में परिवर्तित या र में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो अनु धन ऐसण क्या हो जाएगा? वा में परिवर्तित होगा ना, तो ये हो जाएगा अन्वेषण, एक ही मात्रा लग जाएगी, वा बन जाएगा और यह क्या हो जाएगा? अन्वेषण हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से अगर यहाँ पे देखेंगे तो जैसे आप पितृ, तो ये त्र हमेशा ये रॉ होता है, री होता है, ठीक है? नीचे वाला जो इस तरह का रॉ लगा होता है री, तो री के बाद अगर अन्य स्वर आए पितृधन आज्ञा, अगर मैं यहाँ पे आ लिख देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा। तो ये रूल होता है किसका? यण संधि का, ठीक है? तो यहाँ पर यण संधि होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजेश आए तो राम जाए, इस वाक्य में इस वाक्य की पहचान कीजिए, क्या होगा? हेतु 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 मद भविष्य या हेतु मद भविष्य काल पे होता है, ठीक है? आपने पढ़ा होगा ना भूतकाल के 6 वेद, उनमें से क्या हेतु हेतु मद भविष्य काल होता है, ठीक है? हेतु हेतु मद भविष्य काल की इसमें क्या होता है कि पहली क्रिया, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने या न होने पे निर्भर होता है। यहाँ पे लिखा है ना, राजेश आए तो राम जाए, यानी कि पहली क्रिया का होना न होना दूसरी क्रिया के होने न होने पे निर्भर होता है। वहां पे हमेशा कौन सा अलंकार होता है? हेतु हेतु मद भविष्य काल, यानी कि पहला आएगा तो दूसरा कार्य होगा, तो पहले क्रिया होने न होने पे दूसरी क्रिया का होना न होना निर्भर होता है हेतु हेतु मद भविष्य काल में, ऑप्शन ए। और कौन किसका भेद है? तो भूतकाल का भेद है, ठीक है? तो भूतकाल के 6 भेद हैं, उनमें से हेतु हेतु मद भविष्य काल भी होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सी, श्याम हंसता है। क्या का आंसर नहीं मिल रहा आपको? क्या हंसता है नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या होगा? यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, बाकी सभी में क्या है? सकर्मक क्रिया। सबका आंसर हमें मिल जाएगा। क्या से क्वेश्चन करेंगे तो राम क्या खाता है? खाना खाता है, आंसर मिल रहा है। चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है। माँ स्वेटर बुनती है, क्या बुनती है? स्वेटर बुनती है। बस यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा क्या का, ठीक है? श्याम क्या हंसता है तो नहीं आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है? आपको सीधा क्वेश्चन बनता है सर्वनाम के भेद, तो आपको याद रखना है सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है? उसके बाद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर होता है संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, हाँ, और प्रश्नवाचक, हाँ, ठीक है? ये 6 भेद होते हैं किसके? सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद आपने पढ़े होंगे, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम, ठीक है? निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हम पहचान करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका यह या वह से, ठीक है? अन्य पुरुष सर्वनाम में कोई और कुछ, संबंधवाचक जो और सो, निजवाचक में अपना, स्वयं या अपनेपन या इस तरह का बोध होता है। प्रश्नवाचक में क्या और कौन से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? कई बार आपका सीधा क्वेश्चन आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? सर्वनामों की संख्या 11, सर्वनाम के भेद हैं 6। लिख लो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। सर्वनाम हिंदी में, यहां पे क्वेश्चन लिखेंगे हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। यही आ जाएंगे उसमें, वह, यह, कोई, कुछ, जो, सो, अपना, स्वयं, क्या, कौन, टोटल 11 होते हैं, ठीक है? तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 है, किस साहित्यकार ने पर्वतीय लोक गाथाओं को 9 भागों में बांटा है? 9 भागों में, इंपॉर्टेंट है, मोहनलाल बाबुलकर। आंसर होगा बी, मोहनलाल बाबुलकर के द्वारा, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द, यहाँ पे स्वतंत्रता को रेखांकित किया गया था, तो रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद है भाववाचक, स्वतंत्रता का भाव भाववाचक संज्ञा होगी, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। कौन सा वाक्य है यहाँ पे? मिश्र वाक्य। यद्यपि और तथापि, ये देखो यद्यपि का अगर मैं शाब्दिक अर्थ देखूं तो जबकि, और तथापि का मतलब होता है फिर भी, यहाँ पर फिर भी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसको भी लगा दूं, जबकि मोहन धनी है फिर भी बहुत दुखी है, ठीक है, तो ये क्या है? मिश्र वाक्य। मैंने आपको बताया था तथापि यथापि, ये भी यद्यपि और तथापि भी किसका इसकी पहचान है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? पहला वाक्य मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उस पर डिपेंड होता है। यहाँ पे बोला है ना इसने, जबकि मोहन धनी है, ये मुख्य वाक्य हो गया, इस पे दूसरा डिपेंड है कि फिर भी वह दुखी है। तो यहाँ पर इनकी पहचान आपने पढ़ा है ना, जो, जिसे, ज्यों, क्यों, इस तरह के, यानी कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर हमेशा मिश्र वाक्य होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आप देखते तो अगर आपको ये अर्थ शाब्दिक अर्थ नहीं पता था तभी आप देखते यद्यपि मोहन धनी है, इसका मतलब ये पहला वाला जो वाक्य है ये कुछ अधूरा सा लग रहा है और उस पर कुछ और उसके आगे ऐड करना चाह रहा है, यानी कि पहला मुख्य वाक्य है, दूसरा उस पर डिपेंड है, तो हमेशा वहां पे मिश्र वाक्य ही होता है, ठीक है। तो आंसर होगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 17 है, अभिधा शब्द शक्ति है, क्या होगा यहाँ पे? वाच्यार्थ, ठीक है। देखो आपने शब्द शक्तियां पढ़ी होंगी, शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, आपको याद रखना है शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा, गलत भी कभी नहीं करेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है, जैसे अभिधा वाला है, इसका एक एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं, मैंने लिखा मोहन स्कूल जाता है, आप ऐसे ही लिखो, पहले अभिधा लिखो उसके आगे एग्जांपल लिखो, मोहन स्कूल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सेंटेंस आपको दिया है, जो वाक्य दिया है, इसका सीधा सीधा आपको अर्थ पता चल रहा है कि मोहन के बारे में बात हो रही है और मोहन क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे वाच्य का अर्थ हमें प्रकट हो रहा है, मुख्यार्थ प्रकट हो रहा है। कई बार वाच्यार्थ ना देके इसको लिख लेता है मुख्यार्थ। मुख्यार्थ मतलब इस वाक्य का मुख्य अर्थ हमें प्रकट हो रहा है कि मोहन स्कूल जाता है। यहाँ पे वाच्यार्थ लिखा होगा या फिर मुख्यार्थ लिखा होगा, तो हमेशा क्या होता है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। आपके पास एग्जाम्पल दिया होगा मोहन स्कूल जाता है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? तो आपको रखना है अभिधा, क्योंकि मुख्य अर्थ हमें प्रकट हो रहा है, ठीक है। लक्षणा में क्या होता है? जैसे मैंने यही सेंटेंस लिखा है, मोहन गधा है, मोहन गधा है। अब नॉर्मली अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, मोहन गधा, क्या मोहन गधा हो सकता है? गधा के तो 4 पैर होते हैं, ठीक है, एक पशु होता है, ठीक है। तो लेकिन उसके लक्षण है कि वो कैसा है? उसके लक्षण गधा की तरह है, इसलिए हमने उसको क्या बोला? लक्षणा शब्द शक्ति बोला है, ठीक है। याद रखना है यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है? उसके अर्थ जो होता है उसके लक्षण के हिसाब से प्रकट किए जाते हैं। मोहन एक गधा है, नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन हमने उसको संज्ञा दे दी है किसकी? गधा की। उसके कार्य ऐसे थे कि वो गधा की तरह था, तो इसलिए हमने उसको क्या बोला? लक्षणा शब्द शक्ति बोला है, ठीक है। तो याद रखना है लक्षणा शब्द शक्ति, एग्जाम्पल दिया होगा मोहन गधा है, बताओ कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, या कुछ भी एग्जाम्पल दे दिया गया होगा, तो आपको याद रखना है कि जहां पे लक्षण प्रकट हो रहे हो वहां पर हमेशा क्या बोला? याद लिख दो मोहन बैल है, कुछ भी दे देगा वो आपको, तो क्या हो नहीं सकता, लेकिन उसके लक्षण उसकी तरह है, इसलिए उसको इस संज्ञा दी गई है, ठीक है। और इसका जो व्यंजनार्थ क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सूर्य निकल चुका है या सूर्य उग चुका है, कुछ भी लिख लो, या कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपका लिखा है सुबह के 8 बज गए, सपोज ये वाला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। सुबह के 8 बज गए हैं। अब याद रखना है ये 8 बजने का जो हम समय दर्शा रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग इसका अर्थ प्रकट हो रहा है। किसी बच्चे का स्कूल जाने का समय होगा 8 बजे, किसी को काम पे जाना होगा 8 बजे, किसी को ऑफिस जाना होगा 8 बजे, यानी कि जहां पे एक ही वाक्य का अर्थ हमें अलग अलग व्यक्तियों के लिए उसका अर्थ अलग अलग प्रकट हो रहा है, वहां पे हमेशा कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला सूर्य उग गया है, सुबह सुबह की बात है, सूर्य उग गया का मतलब है सूर्य उग गया यानी कि सुबह हो गई है, ठीक है। तो सुबह हो गई तो अलग अलग कार्य होंगे, किसी का कुछ कार्य होगा, किसी का कुछ होगा, किसी को दूध लेना होगा, या किसी को घर जाना होगा, या किसी को कहीं जाना होगा, ऑफिस आना होगा, कहीं निकलना होगा, ठीक है। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए जहां पे अलग अलग अर्थ प्रकट होता है जिस सेंटेंस में, वहां पर हमेशा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसको व्यंजना शब्द शक्ति बोला जाता है। तो तीनों आसानी से याद रख सकते हैं,
लक्षण, जहां पे लक्षण प्रकट हो रहा, एक ही सेंटेंस के अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे होंगे, वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होगा। और जहां पे सीधा सीधा मुख्य अर्थ प्रकट हो रहा होगा, वहां पे मुख्यार्थ यानी कि अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ जैसे ही एग्जाम्पल आएगा आपको तुरंत माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, यहाँ पे मुख्य अर्थ प्रकट हो रहा है, यहाँ पे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, या फिर व्यंजना की तरह एक वाक्य सेंटेंस प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कारण व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित, यहाँ पे अपशब्द रेखांकित था। ठीक है, तो कौन सा है? व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है? उपसर्ग है। ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, बोलो बोलो। उपसर्ग तो है, अपशब्द कैसा है? कौन सा उपसर्ग है इसमें? आप उपसर्ग लगा, मूल क्या है? शब्द मूल, इसमें मूल शब्द शब्द है, उसमें क्या लगा हुआ है? अप, तो आप क्या है? एक उपसर्ग है। ठीक है, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसका होगा? अर्ध विराम। ऑप्शन ए। ठीक है, अर्ध विराम जो होता है ये होता है इस तरह से। ठीक है, उप विराम आपको याद रखना ये होता है। ठीक है, योजक चिन्ह एक लंबा डैश होता है, कोष्टक तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लिखो तब आपको समझ आएगा ये। ठीक है, इसमें लिखो, जब मेरे पास रुपए होंगे, जब मेरे पास रुपए होंगे, उसके बाद अर्ध विराम लगेगा। ठीक है, जब मेरे पास रुपए होंगे, उसके बाद अर्ध विराम लगेगा, फिर उसके बाद लिखो तब होगा, तब मैं आपकी सहायता करूंगा, तब मैं आपकी सहायता करूंगा। ठीक है, अब देखो यहां पर पूछ रहा है कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब भी मिश्रित वाक्य हो या मिश्र वाक्य हो, एक विरोध का भाव प्रकट किया जाता हो, तो वहां पे हमेशा बीच में अर्ध विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, एग्जाम्पल आपको लिखाया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला आंसर होगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, सीधा आंसर है।